Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Wajid Ali Kambo, chemistry first year chapter 8. And today we are going to study a very important topic, common ion effect. Let's start the common ion effect. My dear students, common ion effect में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. उन एग्जाम्पल के जरिए हम कॉमन आयन इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे. स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट बाज़ दफ़ा ना आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की सूरत में पूछी जाती है, और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्टेट द कॉमन आयन इफेक्ट एंड गिव इट्स फ्यू सूटेबल एग्जांपल्स. स्टेटमेंट में देखेंगे द सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड. बज़ाहिर तो यह मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं, ये बहुत आसान लिखा हुआ है. सप्रेशन का मतलब होता है पुश बाय फोर्स. धक्का लगाकर पीछे हटाना. पुश बाय फोर्स यानी अगर कोई प्रोसेस हो रहा है उसको वापस धकेलना, दैट इज कॉल्ड द सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन. वो सब्सटेंस जो आयोनाइज हो जाए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, और जो आयोनाइज ना हो दैट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. मसलन व्हेन वी ऐड सोडियम क्लोराइड इन वाटर, it ionizes into sodium ion and chloride ion. So sodium chloride is an electrolyte. On the other hand, if we add glucose in water, it does not ionize into ion. So glucose is a non-electrolyte. अब इलेक्ट्रोलाइट के बाद आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम आयोनाइज होता है, जिसका एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कम है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा है. मसलन अगर मैं दो इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, उनके 1,00,000 मॉलिक्यूल लेता हूं. पहले इलेक्ट्रोलाइट के 1,00,000 मॉलिक्यूल पानी में ऐड किए, उनमें से 90 से 95,000 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए. दूसरा जो मेरे पास है उसके मैंने 1,00,000 मॉलिक्यूल जो है उसको वाटर में ऐड किया, वो बड़ी मुश्किल से 2-3 हजार आयोनाइज. तो जो इलेक्ट्रोलाइट जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा आयोनाइज हुए दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिसके कम आयोनाइज हुए दैट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट. और अगर हम एक्वस पानी की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर. ये बात भी ध्यान में रखना. माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हम कॉमन आयन ऐड करें तो क्या होगा? उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन रिवर्स हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी. दिस वन इज द कॉमन आयन. ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, आगे जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल इजीली ये क्लियर हो जाएगी. प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड. हम सोडियम क्लोराइड को स्टूडेंट हम इसे टेबल साल्ट कहते हैं. टेबल साल्ट हम इसे उर्दू में खुर्दनी नमक कहते हैं. खुर्दनी नमक, खाने वाला नमक जो हम खाने वगैरह में उसमें ऐड करते हैं. तो सोडियम क्लोराइड जो है ये 2 सोर्सेज से हासिल होता है, एक माइनिंग के जरिए, एक सी वाटर से. यू नो सी वाटर इज साल्टी. उस सी वाटर, साल्टी वाटर, उससे साल्ट को, सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है. इसी तरह माइनिंग के जरिए पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी माइन है ख्योड़ा साल्ट माइन, दुनिया की दूसरी बड़ी सोडियम क्लोराइड. अब ना माइनिंग के जरिए जो आप सोडियम क्लोराइड निकालते हैं वो सोडियम क्लोराइड प्योर नहीं होता, इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, और उसमें जो खास तौर पर है द इंप्योरिटीज ऑफ हेलाइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम. इन मेटल्स के हेलाइड बतौर इंप्योरिटीज उस सोडियम क्लोराइड में मौजूद होते हैं. इसके साथ साथ
और कई इंप्योरिटीज भी सोडियम क्लोराइड में शामिल होती। हम क्या करना चाहते हैं, हम सोडियम क्लोराइड को इंप्योरिटीज से साफ करना चाहते हैं, प्योरीफाई करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला तो बहुत आसान काम है, हम सोडियम क्लोराइड, इम्प्योर सोडियम क्लोराइड, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। कुछ इंप्योरिटीज पानी में हल हो जाएंगी अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड, लेकिन कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होंगी जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, और इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज दे विल सेटल डाउन। हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे, और फिल्टरेशन के जरिए हमने इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को सेपरेट कर लिया। अब उस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड के साथ साथ सॉल्युबल इंप्योरिटीज भी शामिल हैं। अब हम उन सॉल्युबल इंप्योरिटीज को कैसे रिमूव करवाएंगे, यही आज हमारा ये पहली डिस्कशन है। हम उन सॉल्युबल इंप्योरिटीज को, उन सॉल्युबल इंप्योरिटीज से सोडियम क्लोराइड को कॉमन आयन इफेक्ट के जरिए सेपरेट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले ना एक दो बातें आपके ज़हन में आनी चाहिए। मैंने ना इससे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल स्टूडेंट, हमने इसमें पढ़ा था A+B रिवर्सिबल C+D। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर आप A और B की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और एक और भी बात पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि अगर हम C और D इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर आएगा, रिवर्स आएगा। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रिएक्शन रिवर्स आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये बातें हम पीछे पढ़ के आए। फिर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट इसका भी कॉन्सेप्ट दिया। अब जरा सुनना है माय डियर स्टूडेंट, ये जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये लेस सोल्यूबल इन वाटर। दिस वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप HCl की बात करें, HCl is a strong electrolyte and it is more soluble in water। ये दो बातें आपके जहन में बैठनी चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl। इसके लिए पहला आप क्या काम करेंगे, आप ब्राइन को प्रिपेयर करेंगे, यानी पहले आप ब्राइन इसको प्रिपेयर करेंगे। प्रेपरेशन ऑफ ब्राइन, व्हाट इज ब्राइन माय डियर स्टूडेंट, ब्राइन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं ब्राइन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर आप उसको केमिस्ट्री की नजर से देखेंगे, अगर आप उसको केमिस्ट्री की नजर से देखेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्या, जरा देखना। आपके पास ना स्टूडेंट ये एक बीकर है, हम ब्राइन बनाने जा रहे हैं। इस बीकर के अंदर आपने पानी को लिया, अब आप उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl डालेंगे, वो सोडियम क्लोराइड जिसको आप प्योरीफाई करने निकले। अब सोडियम क्लोराइड डालते जाएं, इसको स्टीर करेंगे, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होता जाएगा। ये एक वक्त आएगा जब सोडियम क्लोराइड मजीद पानी में हल नहीं होगा, वो नीचे बैठना शुरू होगा। अब इसका मतलब है कि अब इस सॉल्यूशन में मजीद सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने की सलाहियत नहीं है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूट डिसॉल्व ना हो, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज कॉल्ड द ब्राइन। अब आपके पास ये ब्राइन, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको सोडियम क्लोराइड नीचे सेटल डाउन नजर नहीं आता, बल्कि सारे का सारा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है और सॉल्यूशन मजीद NaCl डिसॉल्व नहीं कर सकता। दिस वन इज द ब्राइन। अब आप इस ब्राइन को केमिस्ट्री की नजर से देखें, केमिकली देखें। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास था सोडियम क्लोराइड NaCl सॉलिड स्टेट में, इसको डिसॉल्व करें, जो ही ये वाटर में जाएगा ये अपने आयंस में कन्वर्ट होता जाएगा। एक्वस, क्लोराइड आयन एक्वस। शुरू में सोडियम क्लोराइड तेजी से अपने आयंस में कन्वर्ट होता जाएगा।
एंड दीज आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, और इस तरह ये वाटर में डिसॉल्व होता जाएगा। अब ना जब वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाएंगे, अब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इनमें से कुछ ये आपस में कंबाइन होकर दोबारा सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होते जाएंगे। एक वक्त आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना स्टूडेंट, जो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है इसे हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन, और दूसरी बात ये जो रिएक्शन वापस आ रहा है इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जब रेट ऑफ आयोनाइजेशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपस में बराबर हो जाएंगे, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा देन वी गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब तक ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा द सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड, और अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा द सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड। अब अगर आप इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें, केसी एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आई मीन सोडियम आयन की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। अब इसकी एक मखसूस पर्टिकुलर केसी वैल्यू होगी। अब आए अपने काम की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, ब्राइन के अंदर यह सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने इस ब्राइन में से HCl गैस पास करवाना। जरा देखिएगा, मेरे पास इस कंटेनर में ब्राइन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इधर मैं HCl गैस प्रोड्यूस करवा के उस HCl गैस को मैं ब्राइन में से पास करवाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे HCl गैस देखे ब्राइन में से पास करती जाएगी, आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर ये व्हाइट क्रिस्टल प्रोड्यूस हो रहे हैं, व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट, एंड दोज व्हाइट प्रेसिपिटेट आर सेटल डाउन, वो नीचे बैठते जा रहे हैं। दीज व्हाइट प्रेसिपिटेट आर एक्चुअली द सोडियम क्लोराइड। इस तरह आपने उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड को प्रेसिपिटेट आउट करवा दिया, और ये जो सोडियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट है ये बॉटम पे डिपॉजिट होते जाएंगे। जब ये काफी मिकदार में डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे और यूं हम प्योर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स उनको हासिल करेंगे। जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज थी वो सॉल्यूशन के अंदर ही रही, वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुई। ये रिएक्शन है जो एक्चुअली होता है। अब इस रिएक्शन को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे समझाएंगे? माय डियर स्टूडेंट, देखें सोडियम क्लोराइड, अब सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, ये आपके पास सॉल्यूशन है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर आपके पास सोडियम आयन भी है, क्लोराइड आयन भी है, और ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल भी पड़ा हुआ है, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम है। ये सोडियम आयन क्लोराइड एंड दीज आर द रिएक्टेंट्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स, व्हाइल NaCl दिस वन इज द रिएक्टेंट। अब आपने क्या किया, आपने इसके अंदर HCl गैस पास करवाई। HCl इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन सोडियम क्लोराइड, ये मैंने पहले आपको समझा दिया। सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड की निस्बत HCl मोर सोल्यूबल है। HCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट while NaCl is weak electrolyte। अब हमने क्या किया, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, वीक इलेक्ट्रोलाइट इसके सॉल्यूशन में हमने HCl को, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करवाया। जो ही HCl को ऐड करवाएंगे, HCl तेजी से हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देता जाएगा। जैसे जैसे HCl आयोनाइज होता जाएगा तेजी से, वैसे वैसे सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। वन ऑफ द प्रोडक्ट, क्लोराइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ली शटल प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन किधर चल पड़ेगा, रिवर्स। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे HCl आयोनाइज होता जा रहा है, सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से यह रिएक्शन रिवर्स चल पड़ेगा। आई मीन आयोनाइजेशन सप्रेस होगी और क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगी। जब ये रिएक्शन रिवर्स जा रहा है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, तो क्या हुआ, आयोनाइजेशन, इधर आयोनाइजेशन, अब रिएक्शन वापस, तो आयोनाइजेशन क्या होगी, सप्रेस, द सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कब,
by adding a common ion from outside. In this case the common ion is chloride ion. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आयोनाइजेशन सप्रेस हो गई, क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो गई और ये सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड मैंने लिखा है ये प्रेसिपिटेट बनकर नीचे डिपॉजिट होता जाएगा। जैसे जैसे आप HCl, ये रिएक्शन इधर जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स होगा। दिस वन इज कॉल्ड द कॉमन आयन इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, कॉमन आयन में दो बातें आपने ध्यान में रखनी, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान में रखनी। पहली बात, कॉमन आयन इफेक्ट उस वक्त ऑपरेट करेगा जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। पहली बात, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नंबर टू, अब जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके पास इस जैसा कॉमन आयन भी हो। देखो, अगर मैं सोडियम क्लोराइड इसके सॉल्यूशन में पोटेशियम ब्रोमाइड डाल देता हूं, अगर मैं इस सॉल्यूशन में KBr ऐड कर देता हूं, अब KBr इट विल आयोनाइज। अगर आप इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन वाला जो सोडियम क्लोराइड की निस्बत ज्यादा वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, इसको ऐड करेंगे, इट विल आयोनाइज टू गिव द पोटेशियम आयन एंड ब्रोमाइड आयन। अब पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन सॉल्यूशन में आएंगे, लेकिन पोटेशियम ब्रोमाइड के ऐड करने से इसके इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखना। एक ना MCQ एग्जाम में आता है, वो जरा सुनिएगा। पहले मैं आपको एक बात समझाऊं माय डियर स्टूडेंट, एक लफ्ज सॉल्युबिलिटी। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी सोडियम क्लोराइड की। अगर ये रिवर्स आएगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर ये फॉरवर्ड जाएगा, सोडियम क्लोराइड पानी में और हल होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ये रिवर्स आएगा तो सोडियम क्लोराइड वाटर से प्रेसिपिटेट आउट हो, इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब आपने क्या किया, व्हेन HCl इज एडेड इनटू ब्राइन, जब हमने ब्राइन के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl के अंदर HCl ऐड किया तो क्या हुआ, ये रिएक्शन रिवर्स आ गया और रिवर्स आने की वजह से NaCl की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई। तो ये सेंटेंस याद करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl डिक्रीजेस बाय एडिंग HCl। ये आपसे MCQ उसमें जो ऑप्शन होता है ना, वो होता है डिक्रीजेस। स्टूडेंट, हम दूसरी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। दूसरी एग्जांपल में मेरे पास नंबर 2 पे मेरे पास दो चीजें हैं। एक है KClO3। माय डियर स्टूडेंट, KClO3 इज कॉल्ड पोटाशियम क्लोरेट। और एक है मेरे पास KCl, दिस वन इज कॉल्ड पोटाशियम क्लोराइड। दोनों के बारे में, ये जो ऊपर वाला पोटेशियम क्लोरेट, दिस वन इज लेस soluble in water and this is more soluble, ये ज्यादा soluble है। ऊपर वाला जो है that is weak electrolyte और KCl that is the strong electrolyte। अब जरा ना, पहले मैं इसका एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं, फिर हम देखते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट की बेस पर। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैं पोटेशियम क्लोरेट का सॉल्यूशन लेता हूं। दिस वन इज 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैं ये पोटेशियम क्लोराइड को ऐड करता हूं, द पोटेशियम क्लोराइड का 4 मोलर सॉल्यूशन। जब मैंने ऐड किया तो इसके अंदर ये बहुत छोटे रोम्बिक क्रिस्टल्स बने। अगर मैं इसमें मजीद पोटेशियम क्लोराइड को ऐड करता हूं तो अब आप इसमें देखेंगे वेरी माइन्यूट क्रिस्टल्स दे स्टार्ट अपीयरिंग, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अब नाउ दीज प्रेसिपिटेट दे सेटल डाउन, और ये आपके पास पोटेशियम क्लोरेट के क्रिस्टल बनते गए। इसमें हमने क्या किया, हमने पहले KClO3 पोटेशियम क्लोरेट इसको वाटर में डिसॉल्व करके इसका 1 मोलर सॉल्यूशन बना लिया। उसमें ये पोटेशियम आयन और क्लोरेट आयन आ गए। अब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स बराबर। अब आप इसके सॉल्यूशन में 1 मोलर सॉल्यूशन में आपने KCl को ऐड किया। माय डियर स्टूडेंट,
KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू, KCl ज्यादा आयोनाइज होगा और ये पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन देगा। जैसे जैसे KCl आयोनाइज होता जाएगा सॉल्यूशन में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इन दिस केस पोटेशियम आयन इज द कॉमन आयन, ये हमारे पास आ गया कॉमन आयन। और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से अब ऊपर वाले की आयोनाइजेशन सप्रेस होगी, रिएक्शन रिवर्स चल पड़ा और ये पोटेशियम क्लोराइड जो एक्चुअली सॉलिड है, जो क्रिस्टल्स है, ये प्रेसिपिटेट आउट होकर सॉल्यूशन से निकलता जाएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल थे। इसमें पोटेशियम क्लोराइड इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, वीक इलेक्ट्रोलाइट, व्हाइल KCl इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो लेस सॉल्युबल वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके सॉल्यूशन में जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन की वजह से उसकी आयोनाइजेशन सप्रेस होगी। एक और एग्जांपल पे है। इस एग्जांपल में स्टूडेंट में सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स की बात करूंगा। बेसिक रेडिकल्स सेकंड ईयर में आप जाएंगे तो आप साल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे। साल्ट एनालिसिस में आप साल्ट के अंदर साल्ट के दो हिस्से होते हैं ना, एक एसिडिक पार्ट, एक बेसिक पार्ट। एसिडिक पार्ट जो एसिड से आता है, बेसिक पार्ट जो बेस से आता है। आपने पढ़ा है ना कि एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि साल्ट के दो हिस्से हैं, एक एसिडिक पार्ट, एक बेसिक पार्ट। एसिडिक पार्ट एसिड रेडिकल, बेसिक पार्ट बेसिक रेडिकल। और बेसिक रेडिकल के आगे 6 ग्रुप्स है। मैं सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो ये सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे स्टूडेंट तो प्रैक्टिकल्स में आप साल्ट एनालिसिस उसको स्टडी करेंगे, उसमें आपका वास्ता इससे पड़ेगा। जो सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स हैं, इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा रेडिकल्स हैं, जिसमें स्टूडेंट आपके पास कॉपर आयन है, लेड है, इसके बाद मरकरी है, कैडमियम है Cd2+ और टिन है, एंड मेनी मोर। दीज आर द बेसिक रेडिकल ऑफ सेकंड ग्रुप। एक और भी बात, इसका जो ग्रुप रिएजेंट है ना, ये मैंने कुछ लिखे हैं और भी, इनका जो ग्रुप रिएजेंट है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रुप रिएजेंट ऑफ सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल, दैट ग्रुप रिएजेंट इज डाइल्यूट HCl प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये इसमें एक बड़ी अहम बात है, ये जो हमारे पास बेसिक रेडिकल्स है ना, इनको हमने प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए वी नीड, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये बहुत अहम बात है, वी नीड लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। दिस वन इज कॉल्ड सल्फाइड आयन। तो हमें सल्फाइड आयन की लो कंसंट्रेशन चाहिए। अब सल्फाइड आयन की लो कंसंट्रेशन कैसे चाहिए? एक और भी बात ध्यान में रखना कि ये जो HCl है, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो H2S है, दिस वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दो बातें ध्यान में रखनी। अब मैंने ना H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। ये मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड है, यानी H2S when it is dissolved in water it gives 2 hydrogen ion and a sulfide ion। माय डियर स्टूडेंट, जो इसमें सल्फाइड आयन बनता है ना, ये रिएक्शन तेजी से फॉरवर्ड जाता है और सल्फाइड आयन की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन डिपॉजिट हो जाती है, हमारे पास हासिल होती है। अब हम क्या चाहते हैं? वी नीड लो कंसंट्रेशन, हमें सल्फाइड आयन ज्यादा नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम इस सॉल्यूशन में, H2S के सॉल्यूशन में, जिसमें सल्फाइड आयन बहुत ज्यादा मिकदार में है, हम इसमें HCl ऐड करते हैं। When HCl is added, HCl is strong electrolyte as compared to the H2S. It will ionizes to give the hydrogen ion and chloride ion. My dear student, अब जो ही ये आयोनाइज होता जाएगा, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होते जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इन दिस केस हाइड्रोजन आयन इज द कॉमन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये ऊपर वाला रिएक्शन किधर आएगा? रिवर्स। रिवर्स आने का मतलब है
कि सल्फाइड आयन हाइड्रोजन आयन से मिलकर H2S बनाता जाएगा और यूं सॉल्यूशन में सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और यही हम चाहते हैं। वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन वो इन रेडिकल के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होती जाती है। तीसरा पॉइंट, तीसरी जो बात आपने ज़हन में रखनी है नंबर 4 पे, दैट इज थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स। थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल, जिस तरह आपने सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल, इस तरह आपने थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल। पहले तो बात है कि थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल, इसमें हमारे पास रेडिकल हैं कौन कौन से? माय डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास है Al3+ एल्यूमिनियम आयन, Cr3+ क्रोमियम आयन और Fe3+ फेरिक आयन। इन तीनों को जरा फोकस करना है। एल्यूमिनियम आयन, क्रोमियम आयन एंड फेरिक आयन, दीज आर द थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स। और इसमें दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि यू मस्ट नो द ग्रुप रिएजेंट। ये बहुत जरूरी है। ग्रुप रिएजेंट आएगा तो आप इसका साल्ट एनालिसिस कर सकेंगे, और इसमें ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये ग्रुप रिएजेंट। अब इसमें हमें क्या चाहिए? वी नीड हाइड्रोक्साइड इन लो कंसंट्रेशन। वी नीड लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और माय डियर स्टूडेंट, यहां जेन में क्या बात बैठानी? आपने जेन में यह बात बैठानी है कि ये जो NH4Cl है ना, अमोनियम क्लोराइड, दिस वन इज more soluble in water, strong electrolyte. On the other hand, NH4OH, ammonium hydroxide, that is a weak electrolyte. You know, ammonium hydroxide is a weak base, बहुत कम आयोनाइज होता है। अब आपने ये करना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है। It will ionize and give the ammonium ion along with hydroxide ion. अब ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक वक्त आएगा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम तक यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हम हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इसमें हम अमोनियम क्लोराइड को ऐड करेंगे, NH4Cl को ऐड करेंगे। इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये ज्यादा आयोनाइज होगा और ज्यादा आयोनाइज होने की वजह से इट विल प्रोड्यूस अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइजेशन तेजी से होगी। अब इसमें क्या होगा? जब ये तेजी से आयोनाइज करेगा तो इस केस में सॉल्यूशन में अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। दिस अमोनियम आयन इज अ कॉमन आयन इन दिस केस। जब अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो साफ ज़ाहिर है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी, और सप्रेस होने की वजह से ये रिएक्शन रिवर्स चल पड़ेगा। रिवर्स जाने का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और उस लो कंसंट्रेशन में थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल हाइड्रोक्साइड आयन से मिलते जाएंगे। देखो, जब एल्यूमिनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन से मिलेगा तो इट विल फॉर्म द precipitate of aluminium hydroxide. These are very important student. These are white PPT. ये white precipitate बनाएगा। इसके बरक्स आपके पास जो क्रोमियम है Cr3+, ये जब हाइड्रोक्साइड आयन से मिलेगा it will produce CrOH taken thrice, chromium hydroxide. These are greenish PPT. ये ग्रीन पीपीटी है। और इसी तरह अगर हमारे पास फेरिक आयन है, इट विल कंबाइन विद OH नेगेटिव एंड फॉर्म द फेरिक हाइड्रोक्साइड, एंड दिस फेरिक हाइड्रोक्साइड, दीज आर एक्चुअली द रेडिश ब्राउन पीपीटी। ये रेडिश ब्राउन पीपीटी है। ये फॉर्मेशन तब होगी जब हमारे पास हाइड्रोक्साइड है लो कंसंट्रेशन में होगा, और इसकी लो कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में किसको ऐड किया? अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया।
and all this study is based on common आइन effect. लास्ट पे एक और चीज जी स्टूडेंट आपके लिए वो है कॉमन आइन इफेक्ट की मजीद भी एप्लीकेशंस होंगी. मैं अगर एप्लीकेशंस की बात करूं तो एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट. स्टूडेंट कॉमन आइन इफेक्ट की एप्लीकेशन में एक तो बात ज़हन में रखना कि दिस फिनोमेना इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको साल्ट एनालिसिस का जिक्र किया. तो साल्ट एनालिसिस इज अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस. सिमिलरली the phenomenon common effect is also applicable on the buffers, या आप इसको बफर सॉल्यूशंस कह लें. माय डियर स्टूडेंट, इससे अगला जो टॉपिक हमारा जो है ना वो बफर सॉल्यूशंस है, और बफर सॉल्यूशन में कॉमन आइन इफेक्ट किस तरह कार फरमा है ये हम इस टॉपिक में जाके स्टडी करें. माय डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हमने कॉमन आइन इफेक्ट उसकी स्टेटमेंट को पढ़ा और फिर हमने वेरियस एग्जांपल्स की मदद से कॉमन आइन इफेक्ट इसको एक्सप्लेन किया. मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.